साथियों नमस्कार। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र साथियों, और जय सम्राट अशोक महान साथियों। जैसे कि आप लोगों को अवगत होगा कि आज पूरा देश चुनावी मूड में है और समय समय पर हम आप लोगों से बात करने का विषय बनता है। और आज ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के पीछे लेकर फटकार लगाई है। आखिर ये फटकार क्यों लगाई है, क्या वजह है इसकी, ये बहुत बड़ा विषय है। जो उद्योगपति, कंपनी, कॉर्पोरेट घराने के लोग चंदा देते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड खरीदते हैं और वो चंदा जाके सीधी पार्टी को जाता है, पार्टी के खाते में जाता है, लोगों तक पहुंचता है। तो इस वजह में इसकी अगर फटकार एसबीआई के गवर्नर को लग रही है और गवर्नर भी अपना वकील खड़ा कर रहे हैं और गवर्नर इस पर अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं, भाई इनको तो कुछ लेना देना नहीं है। तो आखिर ये वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है जो एसबीआई के गवर्नर अपने आप को बचते दिख रहे हैं, या तो इनके पास दबाव है। अगर दबाव है तो आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से चंडीगढ़ की जो घटना हुई, जो वोटों का फेर हुआ और उसमें बीजेपी के मेयर को जिता दिया जाता है, बना दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी अगर उस पर एक्शन नहीं लेते तो लोगों को आज न्याय नहीं मिलता। लोगों की आस्था है, आस्था पर ये सवाल खड़ा होता है, इसीलिए इस पर बहुत बड़ा ये लिया। अगर एसबीआई के गवर्नर ये कुछ छुपाना क्यों चाहते हैं, पार्टी उद्योगपति उनको चंदा दे रहे हैं पार्टियों को, और चंदा भी पार्टी के खाते में जा रहा है, पार्टी के लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन बैंक को क्या मिल रहा है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। चुनाव भी 7 फेज में किया गया है, चुनाव को लेकर भी ये सवाल खड़े होते हैं, क्या चुनाव आयोग भी दबाव में है। ऐसा लगता है इस देश में कि ये बहुत सारी यातना है, जो संस्थान हैं, जो उनको निजीकरण पर अपने लोगों को सिस्टम पर हावी करके लोगों को बैठाना, उन सिस्टमों को हैक करना, ये सिस्टम बहुत बड़ा है। अभी इसी बीच में जयराम रमेश जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका एक ट्वीट आया है। उनके ट्वीट में ये कहा गया है, जयराम रमेश जी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है अब जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कैम के माध्यम से मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और डराने धमकाने की राजनीति से जुड़े चौंकाने वाले डिटेल्स सामने आ रहे हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक और रास्ता खोल रखा है। वो कौन सा है? पीएम केयर फंड। एक रास्ता और था जो उसका नाम था पीएम केयर फंड। इसमें पीएम केयर्स में कुल कितना पैसा आया है और इसमें दान देने वाले कौन हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट नहीं है। और आगे वो बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे कम से कम 12,700 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ है। ये मीडिया की रिपोर्ट बता रही है 12,700 करोड़ रुपए दान प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ कंपनियों ने बड़े पैमानों पर दान दिया है। उनका कहना है कुछ कंपनियों ने बड़े पैमाने पर दान दिया है। कुछ प्रमुख दान देने वालों ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी की है। इनमें रिलायंस ग्रुप के 500 करोड़ रुपए हैं, जो रिलायंस ग्रुप है
उसके 500 करोड़ रुपए हैं। अंडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए हैं। पेटीएम ग्रुप के 500 करोड़ हैं। JSW ग्रुप के 100 करोड़ रुपए आदि शामिल हैं। पीएम केयर को CAG और RTI की निगरानी से छूट प्राप्त है। CAG और RTI की निगरानी से छूट प्राप्त है। कथित तौर पर ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे सरकार से बजट नहीं मिलता है। इसीलिए यह सबको पता है कि सरकार के स्वामित्व और संचालन वाले कम से कम 38 सार्वजनिक उपक्रमों ने पीएम केयर फंड में 2105 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दान की है। कितनी दी है? 2105 करोड़ रुपए की राशि दान की है। इसके अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए PSU कर्मचारियों के योगदान से आए हैं। जो कर्मचारियों को रुपए काटे थे उसमें से आए हैं। इसके अलावा पीएम केयर फंड को सरकार से कई विशेष छूट मिली हैं। दान से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत इसमें दान देने पर 100% टैक्स डिडक्शन का प्रावधान है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी दान की अनुमति दी गई थी। इसमें दान को कंपनी अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे के रूप में माने जाने के योग्य बनाया गया है। इस विशेषाधिकार का विस्तार राज्यों में मुख्यमंत्री राहत कोष तक भी नहीं है। तो संदेहास्पद रूप से कई चीन में स्थिति या चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों ने पीएम केयर फंड में दान दिया है। टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए, Xiaomi ने 100 करोड़ रुपए और हुआवेई ने 7 करोड़ रुपए और OnePlus ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए दान करने का दावा किया है। ऐसे समय में जब चीन भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है तब भी इन फर्मों से दान लिया गया है। अब बताइए, इधर चीन तो अतिक्रमण हमारी जमीन पर कर रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां से चंदा पीएम केयर फंड में दान ले रहे हैं। तो कोविड 19 महामारी की शुरुआत के 4 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम केयर फंड की स्थापना क्यों की गई थी, इसे कितना और किससे धन प्राप्त हुआ है, इसमें आए धन को कैसे वितरित किया गया है और इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर में पारदर्शिता की इतनी कमी क्यों है। मोदी सरकार के इतिहास को देखते हुए जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इसमें पारदर्शिता जानबूझकर इसीलिए कम की गई है ताकि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार धन को खर्च कर सकें। कंपनियों के लिए यह प्रधानमंत्री से पक्षपात करवाने का एक नया कर मुक्त CSR बचत तरीका है। संभवतः आगे चलकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए या ED IT के छापों की धमकी से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारंट की तरह पीएम केयर भी एक घोटाला है। इसके सामने आने का इंतजार है। ये ट्वीट जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं उन्होंने किया है और देश को सच्चाई बताने का काम उन्होंने एक तरीके से किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पीएम केयर फंड जो धन है इसको किस तरीके से आप ले रहे हैं, ये भी तो बहुत बड़ा 4 साल हो गए, इसका हिसाब आज तक देश की जनता को नहीं दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। 12,700 करोड़ रुपए का अनुमानित
तो और जब मीडिया के अनुसार ये बताया गया है, और ये और अगर ये सच रूप से देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ी रकम होगी जो देश को खोखला करने का एक बहुत बड़ा ये घोटाला हो रहा है। तो देश के लोगों को सच्चाई को सामने लाने के लिए इस प्रकार की जो कवायद की जा रही है, और देश के सारे सरकारी संस्थानों पर ये जो कब्जा किए हुए हैं, तो और गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर तो अमीर होता जा रहा है। तो आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अनुसार जितना आप बड़ा चंदा देंगे उतनी बड़ी आप कंपनी फर्म के का रजिस्ट्रेशन ले लो। इस प्रकार से ये जो है, ये चंदा धंधा लो, इधर से चंदा दो, उधर से धंधा लो, उधर से उसकी रजिस्ट्रेशन लो। क्या बात है, ये है देश की जनता के साथ में खिलवाड़। तो क्यों नहीं होगा, कि वो जानते हैं कि हम हर किसी को अपनी मार्केटिंग करके अपनी बुराइयों को छुपा देंगे, और लोग आंख मूंद कर हम पर भरोसा करते हैं और कर लेते हैं। ये सच्चाई भी है कि हमारे भारत देश के लोग आंख मूंद कर ये भरोसा करते हैं। अभी जो मुंबई में जो रैली हुई है और इंडिया गठबंधन की रैली हुई है, उसमें साफ तौर से राहुल गांधी ने कह दिया है नरेंद्र मोदी ओबीसी के चेहरे नहीं हैं, ये सामान्य वर्ग के थे। उन्होंने अपनी सरकार में रहते अपनी जात को ओबीसी में कराया है। इसका मतलब है कि उनका वही मानसिक संतुलन है, वही उनकी मानसिक सोच है, जिससे कि उनको सामान्य वर्ग की मानसिक सोच के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, और ओबीसी का मुखौटा लगाकर ओबीसी को बड़े पैमाने पर ठगने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता को देखते हुए हमारे नौजवान वोटर हैं जो SC ST OBC के जो भाई हैं, उनको बड़े पैमाने पर इस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेने के बाद अपना विवेक से अपने मत को इस्तेमाल करना चाहिए। और वही नहीं, वो अपने परिवार का जो उनके पड़ोसी हैं जो समझदार नहीं है, उनको समझाकर उनका इस देश अपना निजी स्वार्थ छोड़कर इस देश के हित के लिए अपना मतदान करें। तो मैं जानता हूँ ये स्वर्णिम अवसर हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि इस समय देश में हालात बेकाबू हैं, आज महंगाई चरम पर है, फिर भी भाजपा सरकार में बैठे लोग कहते हैं हम 400 पार जाएंगे। बेरोजगारी का दंश से आज नौजवान झेल रहा है, फिर भी कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। किसान अपनी MSP के लिए लड़ रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहा है, सब हर तरह से परेशान है, फिर भी सरकार कहती है हम 400 पार जाएंगे। नौजवान जिन्होंने खेल के खिलाड़ी अपनी जो मॉडल जीतते हैं, जो गोल्ड जीत के लाते हैं, आज वो अपने न्याय के हक के लिए सड़कों पर उतर कर लड़ रहे हैं, तब भी है सरकार कहती है हम 400 पार जाएंगे। और आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, OBC ST ST माइनॉरिटी के अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहे 400 पार जाएंगे। आखिर वजह क्या है? शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, फिर भी 400 पार जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? ये 400 पार किस तरीके से जा रहे हैं? कौन इन्हें वोट कर रहा है? इसका मतलब सवाल खड़ा होता है EVM पर, और EVM ही ऐसा मुद्दा है जो EVM की वजह अभी राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि हमें शक है चुनावी EVM पर, क्योंकि राजा की जान नरेंद्र मोदी की जो PM जो पद है, यो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन है। हमें EVM मशीन संदेह है, क्यों उनके जो लोग हैं, उनके लोगों को क्यों EVM मशीन दिखाने में चुनाव आयोग देरी कर रहा है? उनको दिखानी चाहिए। अगर वो दिखाते हैं तो सच्चाई निकल के सामने आएगी। तो राहुल गांधी हर सभा में इस बात को कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्यों गंभीर नहीं हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा झमेला है। ऐसा लगता है ये झमेला ये देश में बहुत बड़े बदलाव की ओर है,
देश में बहुत सारे सिस्टमों को हैक कर रखा है। ऐसा लगता है कि आखिर किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम हाजिर हुए थे। अगर इनमें कुछ त्रुटि नज़र आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, तो हम उसमें आगे जाके सुधार करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जैसे ही आप सब लोगों से समय समय पर मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से लोग सुने, इसे आगे बढ़ाइए और अपने विचारों को लेकर आगे फिर भी हाजिर होंगे। और इसी शब्दों में हम आपसे विदाई लेते हैं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।